हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्लास 12 का ये चैप्टर है 2025-26 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आपको ये आज का चैप्टर करवाने जा रहा हूँ और आपको बता दूँ, आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी पीडीएफ जो हैं वो मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है पर्सनल, तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। आईडी आपके सामने मेंशन है। और आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है eklavyastudypoint.com। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी आपकी जो क्लासेस हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके नोट्स मिल जाएंगे जो कि आप रीड कर सकते हो। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक ये होने वाला है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 2 में कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में हमने आसियान के बारे में पढ़ा था, हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था। तो वो थे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी बेसिकली एक रीजन स्पेसिफिक के लिए काम करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं सभी के लिए इनको काम करना होता है। एंड दे हेल्प एंड सपोर्ट डिफरेंट नेशंस ग्लोबली। ये क्या करते हैं, अलग अलग देशों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। और इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज होती हैं क्योंकि ये ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है और इनका जो एरिया है काम करने का वो बहुत ब्रॉडर होता है और इंटरनेशनल होता है, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज के लिए ये काम करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपसे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे। तो देखो, अगर मान लो दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो ये बीच में मीडिएटर का काम करेगा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका बेसिकली काम होगा इन दोनों की लड़ाई ना होने देना, उसको होने से रोकना। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दे वर्क टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। बेसिकली दुनिया में शांति रहे, एनवायरनमेंट दुनिया का पीसफुल रही, उसके लिए काम करते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ग्लोबल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज। जो ग्लोबल लेवल पे एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ट्रीटीज होती हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही करवाते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम करते हैं। एंड प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां दुनिया के जो डेवलप्ड नेशंस हैं और जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बातें आगे रखने का। सो एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी मिलकर काम करती है। इसकी वजह से हेल्प इंक्रीज कॉपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस। सभी जो देश हैं, सभी जो नेशंस हैं, वो एक दूसरे को कॉपरेट करें, उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, उसके लिए ये काम करता है। सो व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों आखिर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। क्या रीजनल वाले से काम नहीं चल रहा था? नहीं चल रहा था। क्यों भाई? सम ग्लोबल प्रॉब्लम्स आर सो बिग दैट नो सिंगल कंट्री कैन सॉल्व अलोन। कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको अकेला कोई भी देश हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि वो कंट्रीज़ को सभी को साथ लेकर चलते हैं। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक्स हैं, टेररिज्म है, पॉवर्टी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अकेले टैकल नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज के लिए आपको सभी कंट्रीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा, टेररिज्म के लिए आपको सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा, पॉवर्टी हटाने के लिए आपको सभी का साथ चाहिए। तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको पीसफुली उसको सॉल्व करना। हेल्पिंग प्रिवेंट वॉर्स वगैरह ना हो, वॉर्स को बिल्कुल एकदम नो कहना है। फिर है सपोर्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना है। नेचुरल डिजास्टर्स, पेंडेमिक्स लाइक कोविड-19 वगैरह जैसी बीमारी जब आती है तो कई सारे ऐसे पुअर कंट्रीज थे जिनके पास वैक्सीन्स नहीं थी, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाती है, मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है। एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, सभी कंट्रीज साथ मिलकर काम करें। और गाइडिंग नेशंस टुवर्ड म्यूचुअल कोलैबोरेशन। सभी कंट्रीज जो है कोलैब करके चलें, साथ मिलकर चलें, इसी में सभी का फायदा है। तो ये इसके ऊपर फोकस करता है।
फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं। इससे पहले जो सबसे पहला दुनिया का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था उसको कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस। अगर आप ये पढ़ोगे तभी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि ये इसी का सक्सेसर है। पहले ये आया था, उसके बाद यूएन आया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि लीग ऑफ नेशंस है क्या। ये इसका लोगो है, ठीक है, ये कुछ ऐसा था। लीग ऑफ नेशंस बेसिकली है क्या, देखो कि एक टाइम था वर्ल्ड वॉर 1 का, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही थी। तो ऐसे में जब वर्ल्ड वॉर 1 हो गई तो अपने को अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जो अगली लड़ाई ना होने दे, जो सभी को पीसफुली रखे, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए। तो पहली वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुई थी, और इसमें दुनिया को रियलाइज हो गया कि बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सो इसी का एक रिजल्ट हुआ कि जो लीग ऑफ नेशन है उसको बनाया गया। लीग ऑफ नेशन क्या है, बेसिकली कुछ कंट्रीज थी मिलकर उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया इंटरनेशनल लेवल पे। सो इन द बिगनिंग लीग ऑफ नेशन वॉज समवॉट सक्सेसफुल। इसको जिसके लिए बनाया गया था, बेसिकली इसका बड़ा काम तो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, और छोटे मोटे काम तो ये कर ही रहा था। लेकिन हुआ क्या, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 टू 45, ये अपने को देखने को मिलती है। तो इसका फेलियर था। तो अब समझ आया कि अपने को इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि आगे फ्यूचर के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोके। सो जब इसको ख़त्म कर दिया गया लीग ऑफ नेशन को, क्योंकि ये वॉर्स नहीं रोक पा रहा था, तो उसके बाद यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशंस जो है वो बना, जो कि एक सक्सेसर है इसका। आई होप यहाँ तक आपको बैकग्राउंड समझ आया होगा। सो यूनाइटेड नेशंस को इमीडिएटली बना दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही 1945 में, और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन 51 कंट्रीज साइंड द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर यूएन के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि यूएन किस किस चीज़ पे काम करने वाला है। तो उन सभी 51 कंट्रीज़ ने साइन किए, अपने सिग्नेटरीज थे, और ये यूएन स्टार्ट होता है उसी दिन से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2011 तक यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 मेंबर्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, और ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो सोवरेन नेशंस हैं, यानी कि वो अपने आप पे खुद गवर्न कर रहे हैं, कोई बाहर किसी के कंट्रोल में नहीं है। और यूएन की एक जनरल असेंबली होती है, जैसे अपने इंडिया में यहाँ पे लोकसभा होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, डिस्कशंस वगैरह होती हैं। तो यूएनओ की जनरल असेंबली है जहाँ पर हर मेंबर को एक वोट मिलता है। और यूएन में एक सबसे मेन इसका पार्ट है इसका सिक्योरिटी काउंसिल। बेसिकली यूएन को बनाया क्यों गया था, वर्ल्ड वॉर्स को रोकने के लिए। सो सिक्योरिटी इसका सबसे मेन काउंसिल है जो सिक्योरिटी के मैटर्स देखता है। तो उसमें सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट है, जो कभी नहीं हटती उस काउंसिल से। यूएस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है ये आगे आपको मैं बताऊंगा, यहाँ तक अभी सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन समझते हुए चलना है। अब देखो भाई, यूएनओ बना आपका जब 50 कंट्रीज ने साइन किया था। आप बोलोगे सर आपने तो 51 कहा था। हाँ भाई मैंने 51 कहा था, लेकिन शुरुआत में 50 थी, बाद में पोलैंड आता है तो वो जुड़ के 51st कंट्री बनता है, और इसका एक फाउंडिंग मेंबर बनता है फाइनल। और इस तरीके से 51 ओरिजिनल कंट्रीज के साथ, इसके फाउंडिंग मेंबर्स के साथ यूएनओ आता है एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मेंबर्स थे वहाँ पे जो कि साइन करते हैं और यूएनओ बनाते हैं कि चलो भाई अब आगे से नो टू वॉर्स, नो मोर वॉर्स आगे। तो अब मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। तो यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये बना है आपका 24 अक्टूबर 1945 को। ये इसकी डेट आपको याद रखनी है। और इंडिया इसका मेंबर बना था 30 अक्टूबर 1945 को, और करेंटली इसमें 193 मेंबर्स हैं। तो इसके बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए ये कब बना था। सबसे ज़्यादा फेमस फेज जो होता है यूएनओ में जिसकी चलती है वो है यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल करेंटली यूएनओ का कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस कौन है,
ये जो फोटो में आप देख पा रहे हो ये है एंटोनियो गुटेरस, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्चुगल के, और अब वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। आई होप समझ में आया होगा। नाउ अब अपने को एक चीज समझनी है, आपकी बुक में दिया हुआ है एक बॉक्स, उसमें जितने भी आज तक के सेक्रेटरी जनरल्स हुए हैं उनके नाम लिखे। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि उसके नाम और उसकी ओरिजिन की कंट्री कौन सी है। सबसे पहला जो सेक्रेटरी जनरल था वो था ट्रेगेवली, ये नॉर्वे के थे। डेग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे। यूथांट म्यांमार के थे। कुर्ट वोल्डहीम ऑस्ट्रिया के थे। जेवियर पेरेस दी कुयर ये पेरू के थे। बोत्रस बुत्रस गाली इजिप्ट के थे। कोफी अन्ना घाना के थे। बान की मून साउथ कोरिया के थे। एंटोनियो गुटेरेस जो करंट में है ये पोर्चुगल के हैं। सो इसमें मैच द फॉलोइंग आता है, आपको बताना होता है कौन कहाँ का है, ठीक है। ऊपर नीचे करके दिया होगा, आपको इनके कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। टेंशन मत लो, आगे मैं आपको ट्रिक्स बता दिया करूंगा, अभी आप चैप्टर पढ़ो, फैक्ट्स को ज्यादा रटने पे ध्यान मत दो, ठीक है। जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ यूएन का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो भाई, यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अगर इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करता है तो ऑब्वियसली इसके पार्ट्स भी होंगे अलग अलग, जैसे आसियान का मैंने बताया था, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशियो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी कम्युनिटी, वो सारी चीजें बताई थी। सो ऑब्वियसली यूएनओ का भी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी जैसे अपनी ये मान लो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो मोदी जी अकेले थोड़े सारा काम करते हैं, होम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है। सो ऐसे ही यूएनओ के अंदर सारा काम, ठीक है, अकेला एक बंदा तो नहीं कर सकता, तो हर तरीके के यहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले आता है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आता है सेक्रेटेरिएट, फिर है जनरल असेंबली, फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 पार्ट्स हैं टोटल यूएनओ के, जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे। तो अब हम समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है वन बाय वन। सबसे पहले है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं आपके, और 15 में से 5 ऐसे हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है, जो कभी नहीं हटते, और 10 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन परमानेंट हैं, जो कि बदलते रहते हैं। कब बदलते हैं? हर 2 साल बाद बदलते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। बेसिकली वीटो पावर का मतलब होता है मना करना। किसी भी चीज में अगर आपको अपना डिसएग्रीमेंट दिखाना है तो आपके पास ये पावर है कि यूएनओ का कोई भी डिसीजन आप रोक सकते हो अपने वीटो पावर का यूज करके। तो यूएस, फ्रांस, यूके, चाइना एंड रशिया, देयर आर 5 मतलब आप ये मान सकते हो कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल अंदर से कुछ इस तरीके से नजर आता है, जहां पे ये सभी कंट्रीज बैठते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सिक्योरिटी काउंसिल ही सबसे मेन पार्ट है यूएनओ का। There are 10 non-permanent members and these non-permanent members are replaced every 2 years. जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 2 साल बाद ये परमानेंट मेंबर के अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो चेंज होते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल का सॉरी, इससे पहले ये समझ लो कि ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये जनरल असेंबली से आते हैं, ठीक है। जो जनरल असेंबली है वो इनको इलेक्ट करती है। सिक्योरिटी काउंसिल का ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया में पीस रहे, दुनिया में सिक्योरिटी रहे, टू हैव द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग डिसीजंस, यानी कि ऐसे डिसीजन ये जो लेता है ये सभी को मानना पड़ता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है भाई ये। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे अपने इंडिया में हाई कोर्ट है, वहां पे ना सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट है, बट व्हाट इफ अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तो क्या हम इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आएंगे या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? कहीं भी नहीं ऑब्वियसली। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट चाहिए, जो कि है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नीदरलैंड में है, हेग के अंदर, सिटी के अंदर। तो 1980 तक तो इसका यूज ज्यादा होता नहीं था, उसके बाद इसका यूज कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज, और इसका काम है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। और इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, जिनको 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। जजेस को कैसे इलेक्ट किया जाता है? बहुत ही तगड़ी मेजोरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों की सपोर्ट से, जो है यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो जजेस बनते हैं। ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं सिर्फ आपको रटवाना नहीं चाहता, आपको चीजें विजुअलाइज होकर याद होनी चाहिए, आप बहुत आराम से पेपर में लिख दोगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ना प्लीज फीडबैक लिख दिया करो और वीडियो को लाइक किया करो, ताकि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में दिखे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। आगे बढ़ते हैं, अब सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ते हैं। सेक्रेटेरिएट बेसिकली यहाँ पे
ऑफिसर्स होते हैं सारे, ऑफिशियल्स बड़े बड़े, ठीक है, जैसे इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, वैसे ही ये सेक्रेटेरिएट में बड़े बड़े लेवल के आप कह सकते हो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और इसका जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, और करंटली इसमें एंटोनियो गुटेरेस इसका हेड है। और 5 ईयर्स के लिए ये इलेक्ट होता है, दोबारा भी हो सकता है। तो इसको कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली। और रिकमेंड कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। तो हर मामले में ये जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर है जनरल असेंबली। आइए अब देखते हैं इसमें क्या है। ये 193 जितने भी मतलब टोटल यूएनओ के मेंबर्स हैं वो सारे इसके ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं। सभी को एक वोट मिलता है किसी भी इशू के ऊपर डालने के लिए, और ठीक है, और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसका एनुअल सेशन होता है। जनरल असेंबली सभी इश्यूज जो भी यूएन चार्टर में बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर ये काम करता है। और इसके जो भी डिसीजंस होते हैं उसके लिए 2/3 मेजोरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई डिसीजन लिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जनरल असेंबली अंदर से कुछ इस तरीके से नज़र आती है। यहाँ पे सारे देशों के डेलीगेट्स जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं। मेंबर कंट्रीज जो होती हैं उनको जनरल असेंबली 3 साल के लिए इलेक्ट करती है। ये जितने भी दुनिया के ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। हर एरिया का कोई ना कोई देश जो है यहाँ पे आके बैठता है पूरे दुनिया से, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो इस तरीके से ये अंदर से दिखता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसका पर्पस था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो ऐसी कंट्रीज थी जिनकी अपनी प्रॉपर्टी और जिनकी जो भी अपनी चीज़ें हैं वो किसी और ने ले ली थी, है ना, वो हार गए थे, डिफीटेड कंट्रीज, उनको वो चीज़ें वापस दिलवाना। तो इसमें टोटल 11 कंट्रीज थी जब ये बॉडी बनाई गई थी, लेकिन 1994 तक इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स इसने पूरे कर लिए थे, तो उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इसका कोई काम नहीं है और ये अंदर से ऐसा दिखता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ो। रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। देखो भाई, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ना बहुत बारी लोगों ने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी हो गई हैं और अब इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है, और उसको नहीं बदलोगे तो ये बहुत इरिलेवेंट हो जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन। सो है क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। सो इन द चेंजिंग एनवायरमेंट, रिफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इवॉल्विंग नीड इज एसेंशियल। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब एनवायरनमेंट बदलता है, डेवलपमेंट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है चेंजेस के साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को भी चेंज करो। रिसेंटली ये आवाज़ उठाई गई है रिफॉर्मिंग की यूनाइटेड नेशंस को बहुत ही ज़्यादा लाउडली, और यहाँ पे कोई एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, डिसीजन आ नहीं पा रहा है कि आखिर क्या रिफॉर्म करना है एग्जैक्टली। ओके, तो ये रिफॉर्म्स का नेचर कैसा हो, यहीं पे सारा मैटर अटका हुआ है। ये पता चल जाएगा तो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व है। तो यूनाइटेड नेशंस में माना जाता है बेसिकली 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको इम्प्रूव करने की बात आती है। इम्प्रूविंग द स्ट्रक्चर, एक तो इसका स्ट्रक्चर और मेंबर्स ऐड करो, और इसके काम करने का प्रोसीजर थोड़ा सा सही हो। तो इसके अलावा ये अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह के जो काम आते हैं वो करे, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है आपके अंडर में जो काम आता है आप वो करो, फालतू कामों में मत घुसो, अपने ओरिजिनल काम पे ध्यान दो। तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं वो उस चीज़ पे एग्री करती हैं कि हाँ ये दोनों रिफॉर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाउएवर अभी एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ फिक्स करनी है, कैसे फिक्स करनी है और कब फिक्स करनी है, कब इम्प्लीमेंट करने हैं ये चेंजेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर है और जो इसका काम करने का तरीका है और जो उसका जुरिस्डिक्शन है उसमें क्यों बहुत ज़्यादा मसला है, उसको क्यों चेंज करने की ज़रूरत है। देखो, देयर इज़ अ ब्रॉड एग्रीमेंट। सभी लोग ये कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, इसके काम करने का तरीका बहुत ख़राब है, ठीक है, ये बहुत धीरे काम करता है। अभी इजराइल ईरान की वॉर चल रही थी, ये कुछ नहीं कर रहा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ी थी, ये कुछ नहीं कर रहा। तो ये करेगा क्या फिर? ये सिर्फ एनसीईआरटी के लिए है, मतलब इसको सिर्फ एनसीईआरटी के लिए रखा गया है। तो ऐसे में बहुत लोग कहते हैं ये काम नहीं करता अपना, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पैसा है, ढीला ढाला सा। और ये जब डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगी तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने भी ये इन्वेस्टिगेशन करी कि हमें कैसे हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ये कोफी अन्नान है और इन्होंने ही ये बात पे थोड़ा फोकस करा 1 जनवरी 1997 को कि कैसे रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, जैसे कि वो 5 कंट्रीज हैं, तो वो आपको पता है वो 5 कंट्रीज ही क्यों हैं वो उसमें परमानेंट मेंबर्स में?
क्योंकि 1960 तक, ये फैक्ट याद रखना, 1960 तक उन्होंने ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, उसके अलावा किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। तो न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले बनाने वाले वही 5 कंट्रीज थे, तो उनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। अब अगर आपको परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनना है तो आपको सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनानी पड़ेगी, आप यूएनओ के बजट में चंदा दो, कंट्रीब्यूशन दो, आप पॉपुलेशन वाइज बड़े होने चाहिए, एक बड़ी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, रिस्पेक्ट करो आप डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, आपकी कंट्री में डाइवर्सिटी हो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हो, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो, कल्चर आपका अलग अलग हो, जैसे इंडिया इन सारी चीज़ों को फुलफिल करता है। अपने यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अपने यहाँ ज्योग्राफी भी अलग अलग है, कहीं पे थार डेजर्ट है तो कहीं पे हिमालयाज हैं, तो कहीं पे कोस्टल एरियाज हैं, तो कहीं पे प्लेन्स हैं। तो हमारी पॉपुलेशन भी रैंक 1 पे है, मिलिट्री भी तगड़ी है, इकोनॉमी भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स, तो इंडिया हमेशा से ही सपोर्ट करता रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, स्ट्रक्चर बदलो, मेंबर्स बढ़ाओ। इंडिया मानता है कि दुनिया बदल रही है, बहुत जरूरी है कि ये जो यूनाइटेड नेशन है इसको और ज़्यादा सॉलिडिफाई किया जाए, मजबूत किया जाए, और द यूनाइटेड नेशन शुड प्ले अ ग्रेटर रोल। इसको ये काम करना चाहिए कि वो कॉपरेशन, पीस, ठीक है, डेवलपमेंट करवाए सभी कंट्रीज का, तो ये काम है, इस पे ध्यान दे। तो इंडिया बहुत ही फर्मली इस बात पे बिलीव करता है कि डेवलपमेंट शुड बी अ सेंट्रल फोकस ऑन यूएन एजेंडा। यूएन के एजेंडा में डेवलपमेंट करना इसका सेंट्रल फोकस होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। तो इंडिया ये भी कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर चेंज करो, 5 मेंबर से बढ़ाकर और बढ़ाओ। आपको पता है इंडिया क्यों नहीं आ पा रहा है परमानेंट मेंबर में? चाइना अपने वीटो पावर का यूज करता है कि नो, मैं नहीं आने दूंगा। अब समझ आया वीटो की पावर कितनी पावरफुल है कि आप किसी को मेंबर भी नहीं बनने दे सकते। तो होता क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर तो स्टैटिक हैं, लेकिन जनरल असेंबली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 193 मेंबर हो गए, तो ये तो बैलेंस ही नहीं है ना कोई। इंडिया कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, सभी को रिप्रेजेंटेशन का मौका दो, ये तो मतलब बायसनेस मत करो। और इंडिया कहता है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल बढ़ेगी ना तो इससे रिप्रेजेंटेटिव और ज़्यादा बनेगा सिक्योरिटी काउंसिल, और इससे ज़्यादा इसको क्या होगा, सपोर्ट मिलेगी पूरे दुनिया से, ठीक है। और इंडिया कहता है कि परमानेंट मेंबर हो चाहे नॉन परमानेंट मेंबर्स हो, सभी के नंबर को इंक्रीज करो, मेंबर्स को इंक्रीज करो, तभी कुछ फायदा है। अब मैं आपको यूएनओ की कुछ एजेंसीज, थोड़े बहुत जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स हैं जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में पढ़ाता हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसमें 190 मेंबर्स हैं। आईएमएफ बेसिकली लोन वगैरह देता है और दुनिया भर में देखता है कि इसकी इकोनॉमी कैसे चल रही है। इसका सबसे बड़ा भिखारी देश है पाकिस्तान, आईएमएफ से सबसे ज़्यादा लोन वो लेने जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स पे नज़र रखता है, फाइनेंशियल एड देता है, जैसे पाकिस्तान को भीख देता है। और ये अभी भी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, आईएमएफ उसको लोन दे रहा है, ओके। और ये जो लोन वोन कौन देता है, ये 7 कंट्रीज मिलकर तय करती हैं किसको क्या करना है, यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा। 41.29% जो वोटिंग पावर है वो इन्हीं के हाथ में है। तो ये समझ लो कि आईएमएफ का ज्यादातर काम यही कंट्रीज करती हैं। और देख लो अब भाई, फिर उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई होता है और हर देश का अपना बैंक होता है, ऐसे वर्ल्ड लेवल पर भी एक बैंकिंग सिस्टम है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एजुकेशन के लिए पैसे देता है, हेल्थ सर्विसेज के लिए देशों को पैसे देता है, एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे इरिगेशन का डेवलपमेंट करना है किसी देश में, रूरल सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, कोई देश बहुत पिछड़ा हुआ है जैसे कोई अफ्रीकन कंट्री है तो वहाँ पे ये एड भेजता है इन पैसों की। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है, पॉल्यूशन रिलेटेड और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको एनफोर्स कराने के लिए मेहनत करता है। हालांकि ये इसका काम है नहीं, फिर भी ये इसमें घुसता है। जब भी इसको बोला जाता है भाई अपने काम से काम रखो, बैंक का काम है फाइनेंशियली काम करना, तो उस पर ही काम करना चाहिए, जबकि यूएनओ ना थोड़ा राह भटका हुआ ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ नहीं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बनाना, अर्बन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए भी मदद करता है। और ये एंटी करप्शन मेजर्स, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश की करप्शन ना करे उसके लिए भी आवाज़ उठाता है। इसके अलावा लीगल इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम करें, और ये सभी अपने मेंबर कंट्रीज को लोन भी देता है कंसेशंस के साथ, ठीक है। जो कई कंट्रीज से तो ये वापस भी नहीं लेता, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब कंट्री है उनको ग्रांट्स दे देता है। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये क्या है, यूएन की बॉडी है और ये करती है लेबर वर्कर्स के लिए, जस्टिस के लिए काम, उनको सोशल जस्टिस मिले, उनका वेलफेयर हो, लेबर वालों का भला हो, लेबर वालों के राइट्स उनको मिले।
तो उसके लिए काम करता है बेसिकली, डेडिकेटेड फॉर लेबर्स, ठीक है, लेबरर्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये दुनिया भर में जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसके रूल्स को रेगुलेट करता है। 1995 में बना था। इससे पहले इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ नाम से जाना जाता था। पहले ये एक एग्रीमेंट था, बाद में ये क्या बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है। तो इसका जो भी WTO का डिसीजन होता है वो इसके सभी मेंबर के उससे मतलब बनता है। एवरी डिसीजन ऑफ द WTO इज मेड विद द कंसेंसस ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, सभी मिलजुल कर उस पर डिसीजंस लेते हैं। और बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक पावर है, US, यूरोपियन यूनियन, जापान, इनका थोड़ा ज़्यादा इस पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हर डिसीजन लेते हैं। जब भी WTO कोई डिसीजन लेता है तो उसके अंदर जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इनका अपना फायदा हो रहा होता है। डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है WTO के अंदर, सिर्फ बड़ी कंट्रीज की चलती है इसमें। फिर आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये देखता है पूरे दुनिया में कोई कंट्री अगर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रही है तो वो सही से हो, पीसफुल यूज के लिए हो। जैसे अभी ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहा था, तो अमेरिका ने वहां पे अपने बॉम्ब गिरा दिए जाके, और इसराइल ने भी मिसाइल्स मारी ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। तो इसका काम है इस एजेंसी का देखना कि कहीं न्यूक्लियर लीक तो नहीं हो रहा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करना, न्यूक्लियर प्लांट्स को देखना। और सिर्फ मतलब ऐसा तो नहीं है कि मिलिट्री के लिए कोई धमकी दे रहा है न्यूक्लियर की। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये बेसिकली वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोई फंड नहीं करता, ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है और ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। गवर्नमेंट्स को भी ये कहती है कि मतलब क्या करती है कि गवर्नमेंट्स ऑफन फाइंड दीज रिपोर्ट्स ऑब्जेक्शनेबल, बिकॉज होता क्या, अगर कोई गवर्नमेंट किसी देश की गलत काम कर रही है अपने सिटीजन्स के ऊपर, तो ये उसकी भी रिपोर्ट बना देता है कि ये गवर्नमेंट खराब काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स इसको सपोर्ट नहीं करते। ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का और यूनाइटेड स्टेट्स का। ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिसर्च करता है, कैंपेनिंग करता है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। ये दुनिया भर की मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करता है कि देखो भाई इस देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इस देश में ये हो रहा है, इस देश में वो हो रहा है। तो जैसे कि आप बैन ऑन लैंड माइंस टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, यानी कि कई देशों में बच्चों को सोल्जर बनाया जा रहा है, टेररिस्ट बनाया जा रहा है। तो ये चाहता है कि ये सब चीजें ना हो, इसके लिए एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया जाए, ठीक है, ICC। और यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल्स को पनिश किया जाए जो भी ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना खत्म है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।